तो चलिए बच्चों, अपन स्टार्ट करें। बचे हुए आपके डाउट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 28। तो यदि क्वेश्चन नंबर 28 देखें आप, 28 in the given circuit, E is equal to of 10 volts, R1 1 ohm, R2 2 ohm, R3 3 ohm, L 2 Henry. Calculate the currents I1, I2, I3. First, immediately after the switch S is pressed. Second, after some time S is pressed. Third, immediately after S is released. And fourth, after some time S is released. अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कॉइल है, ये सेल हो गया, ये हो गया R1, R2, R3, यहां पर लगा हुआ है स्विच S, ठीक है। और यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको नेम दिया गया I1, यहां से I2 और ये I3। और जो वैल्यूज हमको क्वेश्चन में गिवन है, ये E is equal to 10 volts, R1 is equal to 1 ohms, R2 is equal to 2 ohms, R3 is equal to 3 ohms, L is equal to 2 Henry। हमको फाइंड करना है I1, I2 and I3। First, immediately after the switch S is pressed, जैसे आपने स्विच को प्रेस किया तो आपको फाइंड करना है I1, I2, I3 की वैल्यूज। तो बच्चों ये बिल्कुल ठीक है, यहां पर आप बात समझे। जैसे आप इस स्विच को प्रेस करेंगे तो डेफिनेटली करंट फ्लो करेगा R1 से, R2 से, R3 से, ऐसा जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या खड़ी हो गई कि यहाँ पर कॉइल है, कॉइल में से करंट जैसे ही फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जनरेट होंगे, और मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, जो ओरिजिनल करंट का अपोज करेगा सेम मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब है यहाँ पर I3 की वैल्यू इनिशियली क्या आ जाएगी, 0 एट t is equal to 0 स्टार्टिंग में। तो डेफिनेटली इस कंडीशन में यहाँ पर I3 जो है वो 0 होगा। जब यहां से करंट फ्लो नहीं कर रहा तो जो करंट है बैटरी का वो यहीं से जाएगा, मतलब I1 और I2 की वैल्यू कैसी होगी, इक्वल होगी। अब इक्वल होगी तो आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस पता है, ईएमएफ पता है, तो आपको पता है E is equal to I into R1 plus R2, क्योंकि सीरीज हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। इसमें से E आपको पता है 10, I R1 plus R2 1 plus 2, मतलब I की वैल्यू कितनी आ गई, 10/3। ये जो I आया है इसी को तो आप I1 बोल रहे हैं, इसी को तो आप I2 बोल रहे हैं, और यही आपके आंसर्स होंगे। तो I1 I2 सेम इक्वल 10/3 और I3 is equal to 0। एक ये आंसर हो जाएगा आपका, ये और ये।
फिर सेकेंड, जब आपने स्विच एस प्रेस कर दिया उसके बाद यहां पर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जितने लिंक होने होंगे सब लिंक हो गए, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होनी थी हो गई, फ्लक्स में चेंज होना बंद हो गया, इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब है कि फिर यहां से I3 करंट पास होगा। अब आप देखिए तो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस R2 और R3 कनेक्ट है, मतलब ये डेफिनेटली पैरेलल में, और यदि ये पैरेलल में है तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो आप सबसे पहले इक्विवेलेंट आप I1 की वैल्यू फाइंड कर लो। I1 की वैल्यू करने के लिए आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा। सपोज मैंने इसको बोला A, इसको B, तो आप RAB की वैल्यू पहले फाइंड करो, दोनों पैरेलल में, तो क्या बोलोगे आप R2 into R3 अपॉन R2 प्लस R3। तो RAB की वैल्यू आ जाएगी, R2 कितना था 2 ओम, R3 कितना है 3 ओम, 2 प्लस 3 5, तो RAB की वैल्यू 6/5 1.2। ठीक है, अब जब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया है तो आप R1 निकाल, आप टोटल रेजिस्टेंस कर सकते हो, क्योंकि ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो R1 के साथ कैसा है सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस RAB। R इज इक्वल टू R1 आपको पता है 1 ओम और ये आ गया आपका 6/5 1.2, तो कुल मिलाकर ये 2.2 ओम आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया। अब आपको पता है अगर E इज इक्वल टू I इंटू R, तो E आपके पास में है 10 वोल्ट्स करंट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका कितना है 2.2, तो इसका मतलब करंट की वैल्यू होगी 10/2.2, मतलब I इज इक्वल टू 100/22 50/11। ये कौन सा करंट रहेगा, इसको आप बोलेंगे I1। अब आपको AB के क्रॉस पहले पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा, तब जाकर आपका क्या निकलेगा I4 I3। तो निकाल लो आप डेल V AB इज इक्वल टू, ये दोनों के लिए करंट तो I रहेगा या I1 बोल सकते हो, इनटू R AB, तो डेल V AB इज इक्वल टू I बोलो बच्चों 50/11 और RAB बोलो, ये निकाला आपने 6/5 इससे ये हो गया 10, मतलब 10 into 6 60/11। ये आपने निकाल लिया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB। ये पोटेंशियल डिफरेंस यहां भी होगा यहां भी होगा, तो आप I2 भी बता सकते हो, I2 इज इक्वल टू डेल V AB अपॉन R2, तो 60/11 डिवाइडेड बाय 2 30/11, ये I2 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई है 30/11, ये वैल्यू आ रही है 30/11। अब I3 की वैल्यू बताओ, तो I3 इज इक्वल टू, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो आप क्या बोलोगे 60/11 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस 3 है, तो I3 इज इक्वल टू 20/11। तो अब जो करंट्स की वैल्यूज रहेंगी वो I1 ये, I2 और I3। तो ये हो गया बच्चों सेकंड पार्ट जो है उसका। थर्ड, जैसे आप स्विच ऑफ करेंगे तब आपको फाइंड करना है, तो जैसे आप स्विच ऑफ करेंगे ये जो I3 जा रहा था वो रिटर्न होगा, और इसके रिटर्न जाने से फिर से यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसमें चेंज होगा। तो
जैसे आप स्विच ऑफ करोगे तो नो डाउट आपके पास में I1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। कायदे के अनुसार तो I3 भी 0 होना चाहिए था क्योंकि करंट को रिटर्न जाना है, लेकिन जैसे ही वापस जाएगा तो इस कॉइल में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होंगे, और मैग्नेटिक फ्लक्स जब डिक्रीज हो रहे हैं मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज का मतलब क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा इस डायरेक्शन में, तो I3 आ जाएगा, और यही I3 इसके साथ में ऐसा ये सर्किट कंप्लीट कर लेगा, मतलब जो I3 की वैल्यू होगी वही किसकी जाएगी, I2 की। तो अब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस तो कौन सा रहेगा आपका, 10 वोल्ट, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या R2 और R3 का जो भी कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, सॉरी पैरेलल में हो जाएंगे। तो फिर इस कंडीशन में आपका I3 और I2 ये दोनों वैल्यूज कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो बच्चों यहां पर जो समझो आप करंट I1 स्विच जैसे आपने ऑफ किया I1 0 हो गया, लेकिन यहाँ इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ से I3 जो था एक्चुअली में रिटर्न हो रहा था, पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ, चेंज, उसकी वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा और उसकी वजह से ये करंट आएगा और यही करंट ऐसे जाएगा, तो I3 और I2 क्या हो गए, इक्वल हो गए। हाँ, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पर डिफरेंट रहेंगे, यहाँ पर इसके अक्रॉस V = IR, तो I3 × R3 और यहाँ पर I2 × R2 ये होता है। और जब आपने लॉन्ग ऑफ रखा हुआ है स्विच को, तो फिर क्या बात खत्म हो गई, फिर तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना वो बंद हो जाएगा, I3 भी 0, I2 भी 0, I2 भी 0, सब 0 हो जाएगा। तो फोर्थ पार्ट जो है उस कंडीशन में I1 = I2 = I3 सब 0 हो जाएगा, राइट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 मैंने बोर्ड पर सॉल्व कर दिया है, आप देखें यहाँ पर 100 ओम, क्योंकि एक्चुअली में बुकलेट में जो है वो डायग्राम नहीं दिया है, यहाँ 100 ओम 200 ओम, यहाँ पर एक इंडक्टिव कॉइल लगी हुई है 10 हेनरी की। अब मैंने यहाँ पर एक्चुअली में बोल दी कि चलो यहाँ बैटरी से सेल से करंट निकल रहा है I, सपोज 100 ओम से जा रहा है I1, सपोज कॉइल से करंट जा रहा है I2, और फिर यहाँ तो जब जाएगा दोनों करंट मिलकर वापस कितना बनेगा I, क्योंकि जितना करंट बैटरी से निकलता है उसमें वापस रिटर्न सेम करंट पहुंचता है, तो इसका मतलब ये I2 और I3 यदि कंबाइंड होते हैं तो मिलकर क्या बनेंगे I, और यहाँ से जाएंगे। अब जैसा क्वेश्चन में पूछा है आपसे पूछा गया है इनिशियल करंट थ्रू बैटरी, तो जरा आप समझे, जैसे आप प्लग की को प्रेस करेंगे और ये बैटरी ऑन होगी तो यहाँ से करंट आना चाहिए और यहाँ जाना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि यहाँ तो जैसे ही करंट जाने की कोशिश करेगा तो फ्लक्स चेंज होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस जाएगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस जाएगा, जिसका डायरेक्शन ओरिजिनल करंट के ऑपोजिट रहेगा, सेम मैग्नीट्यूड का, और इसलिए I2 को पास नहीं होने देगा, तो इनिशियली यहां से करंट नहीं जाएगा, तो करंट फिर कहां से जाएगा, यह 100 ओम रेजिस्टेंस से 200 ओम रेजिस्टेंस होता हुआ यहां पहुंच जाएगा, इसका मतलब दोनों सीरीज हो गए। अब यदि दोनों सीरीज हो गए तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया, हम बोल सकते हैं t = 0, मतलब इनिशियली I2 = 0, कॉइल से तो करंट जा रहा है वो 0, और I1 इससे करंट कितना जा रहा है, जो बैटरी से निकलेगा वही पहुंचेगा, तो बैटरी से कितना निकल रहा है, E = I × R, टोटल रेजिस्टेंस, E कितना है आपका 3, करंट I और टोटल रेजिस्टेंस 100 और 200 सीरीज हो गए ना, तो 100 + 200 300 हो गए, तो इसका मतलब 3/300 कितना हो गया, 1/100, 10⁻² एम्पियर, तो करंट I की वैल्यू हो गई 10⁻² एम्पियर, और यही एक्चुअली में जो I मैंने निकाला यही तो I1 हो जाएगा,
तो इसलिए 100 ओम रेजिस्टेंस से या बैटरी से जो करंट पास होगा इनिशियली वो करंट होगा 0.01 एम्पियर या 10 टू द पावर -2 एम्पियर। फिर सेकंड हमसे पूछा है यहां पर जो कॉइल है उसके अक्रॉस इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल है ना, दोनों पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो डेफिनेटली यहां पोटेंशियल डिफरेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं। डेल V = IR, I आपको पता है, आपने निकाला ही, R और यहां का रेजिस्टेंस 100 है, तो ये आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 1 वोल्ट आ गया। मतलब यहां पर इनिशियली जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा वो 1 वोल्ट। अब थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है, जो थर्ड पार्ट है आपका वो है फाइनल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। फाइनल करंट का मतलब ये हुआ कुछ टाइम आफ्टर, तो कुछ टाइम आफ्टर होगा ये कि यहाँ फ्लक्स में चेंजेस बंद हो जाएंगे, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, जो ओरिजिनल करंट का अपोज नहीं करेगा। तो बच्चों जब आप कुछ टाइम आफ्टर बात कर रहे थे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये करंट तो जाना चाहिए, यहां से करंट नहीं जाएगा ना भाई, रेजिस्टेंस से क्यों जाएगा? अच्छा वाला करंट जा रहा था, बीच में रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है, रास्ता रोक रहा है। करंट के पास में दूसरा रास्ता है जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आप रोड पर जा रहे हो, बीच में नाली खोदी हुई है और साइड में आपको रोड क्लियर दिख रहा है, तो आप नाली में से होकर थोड़ी जाओगे, रेजिस्टेंस में थोड़ी जाओगे, जो आसान रास्ता वहां से जाओगे। तो वैसा ही यहां पर होगा, कुछ टाइम आफ्टर क्या होगा, जब यहां पर इंड्यूस करंट नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस करंट को जो बैटरी से करंट आ रहा है ऐसा होगा वो चला जाएगा, ये इस तरीके से इस रेजिस्टेंस से पास नहीं होगा। मतलब I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो फिर I2 की वैल्यू कितनी होगी? उतनी होगी जितनी बैटरी से करंट निकल रहा है। तो इसका मतलब हम निकाल सकते हैं I = I2, इसलिए मैंने लिखा हुआ है, और E = IR होता है। E कितना है? 3 वोल्ट्स। I और रेजिस्टेंस कितना है इस पूरे पाथ में, इस वाले पाथ में, इस वाले पाथ में मात्र 200 ओम्स, तो 200 आ गया, तो इससे I की वैल्यू निकल गई 15 मिली एम्पियर। यही करंट एक्चुअली में बैटरी से निकलेगा और यही करंट कहां से होकर जाएगा? कॉइल से। फिर फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा आफ्टर फोर्थ पार्ट है फाइनल करंट थ्रू 100 ओम। फाइनल करंट थ्रू 100, तो अपन पहले डिस्कस कर लिए ना, 100 ओम से कोई करंट पास नहीं होगा। तो बच्चों ये होगा क्वेश्चन नंबर आपका 29, डाउट था तो वो पूछा था। नेक्स्ट मुझसे किसी ने पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 में तो कुछ नहीं है, सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो ये वाला सोलेनोइड के लिए, μ0 × पाई × L² × R² / N। फिर ऐसे आपका सर्कुलर कॉइल के लिए भी हो सकता है, पर दोनों के लिए कॉमन फॉर्मूला यदि आप बोले तो वो इससे निकल आएगा, क्योंकि phi = Li भी होता है और phi = B × A भी होता है, तो Li = B है, तो L × I = B × A। और आपको पता है सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड μ0 × स्मॉल n × I। व्हाट इज स्मॉल n? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सोलेनोइड की यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स, तो L लेंथ दी है और उसमें टोटल टर्न्स n है मान लीजिए, तो फुल L लेंथ में यदि n टर्न्स हैं तो यूनिट पे कितने होंगे? n/n। तो जो स्मॉल n होता है उसके लिए आप लिख सकते हैं कैपिटल N अपॉन L। कैपिटल N मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ इनटू करंट। और एरिया कितना होगा? तो यदि केवल सोलेनोइड में एक लूप होता तो उसका एरिया कितना होता? पाई r²। ऐसे कितने टर्न्स हैं? n, तो n × पाई × r²। i कैंसिल हो गया,
L इज इक्वल टू ये, और इसमें आपने वैल्यू लग दी तो 4.9 मिली हेनरी आपका आंसर आ गया। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 30। जो नेक्स्ट मेरे पास डाउट है वो है क्वेश्चन नंबर 34। बच्चों नेक्स्ट जो 34th क्वेश्चन है उसको आपको समझना होगा। यदि मान लीजिए अपन को क्वेश्चन में ये दिया हुआ बिगर लूप, ठीक है, और यहाँ पर ये स्मॉलर लूप, और इसमें से भी आप करंट फ्लो करवा रहे हो, तो निश्चित रूप से ऐसा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये जाएंगे, पर ऐसी बार नहीं जाएंगे, ये भी जाएंगे, ये भी जाएंगे। तो आपको कैलकुलेशन जो है करना टफ हो जाएगा। आप क्या करो, इसकी जगह पर उल्टा करो। आप ये जो बिगर लूप था उसमें से सेम करंट फ्लो करवा दो जितना स्मॉलर लूप में से जा रहा था, और वो एक्चुअली करोगे ये, तो डेफिनेटली जब इस बिगर लूप में से करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगी या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वो ऐसी जाएंगी, ऐसी जाएंगी। अब यहां से x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला, लेकिन एरिया किसका ले लो, इस कॉइल का ले लो आप, जो कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं जो परपेंडिकुलर जाती हैं, तो जो परपेंडिकुलर यहां से जाएंगी वही तो यहां से जाएंगी जब इस करंट में इसमें करंट फ्लो करेगा। तो आपको क्या करना चाहिए कि इस बिगर लूप में से सेम करंट फ्लो करवाओ, तो बाय सिमेट्री मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी यहां पर सेम आ जाएगी, और एरिया जो लोगे वो इस छोटी कॉइल का ले लो, छोटे लूप का ले लो, क्योंकि इसी से फ्लक्स जैसे इस साइड बोल रहे हैं वैसे इस साइड जाएंगे इतने पोर्शन में से। यदि पूरा एरिया लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी जा रही है और ये भी जा रही है, ये थोड़ी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स तो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इसलिए जब आप magnetic flux through this small area, so जाएगा B into A, B क्या magnetic field due to bigger loop, तो mu 0 upon 4 pi 2 pi n1 हो जाएगा। I करंट सेम करंट फ्लो करवाओ, जो स्मॉलर से जा रहा था वही बिगर से करवा दो। रेडियस किसका ले लो, बिगर लूप का ले लो। x डिस्टेंस आपको गिवन है, पाई r, r ये जो है वो स्मॉल वाला ले लो, और यहाँ पर कौन सा वाला, आपका आंसर आ जाएगा। आप देखिएगा फ्लक्स पाई म्यू 0 अपॉन 4 पाई जाएगा 10 टू द पावर -7, ये जाएगा 2 पाई इनटू पाई पाई स्क्वायर 10। करंट आपको करंट की वैल्यू गिवन थी, करंट की वैल्यू गिवन थी 2 एम्पियर, तो ये 2 एम्पियर। आरबी स्क्वायर, आरबी स्क्वायर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 20 into 10 to the power -2 स्क्वायर, पाई इसका मल्टीप्लाई कर चुका हूं मैं। आरएस स्क्वायर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 3 into 10 to the power -2 स्क्वायर, डिवाइड बाय रेडियस से फिगर भी चलेगा यहाँ पर, तो 20 into 10 to the power -2 स्क्वायर, मतलब 400 into 10 to the power -4 प्लस x, ये 15 सेंटीमीटर है डिस्टेंस, तो ये जाएगा 15 into 10 to the power -2 स्क्वायर, मतलब 15 स्क्वायर 225 into 10 to the power -4, तो the whole power of 3/2 into, ये मैं कर चुका हूँ यहाँ पर 5r स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर ले तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू वो आनी चाहिए आपकी। तो आप देखें इसको सॉल्व करके आपका आंसर कितना आता है।
तो बच्चों मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन को सॉल्व करा है। फाइनल आपका फ्लक्स की वैल्यू सेम आएगी 9 × 10⁻⁹ phi = mi होता है। m निकल आएगा आपका 4.5 × 10⁻⁹।